ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे आज हम लोग, और वो भी एक नए तरीके से। काउंटिंग आप लोग जानते हैं किसको कहते हैं? गिनती को कहते हैं। उस गिनती के द्वारा ही हम लोग आज ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। गिनती के द्वारा ट्रांसलेशन। ये न्यू कंसेप्ट है ट्रांसलेशन बनाने का। आपको बहुत आसान और इंटरेस्टिंग लगेगा। इस विधि से हम लोग ट्रांसलेशन बनाने के लिए एक चीज़ को पहले जानेंगे, और वह है सब्जेक्ट को पहचानना। क्या है? सब्जेक्ट को पहचानना। हिंदी वाक्य में हम लोग सब्जेक्ट को सबसे पहले पहचानने का प्रयास करेंगे। उसके लिए कुछ नियम है, उस नियम को हम लोग याद रखेंगे। ठीक है? तो पहला नियम उसमें है कि हिंदी वाक्य में जिस शब्द के साथ ने चिन्ह लगा रहे, ने चिन्ह लगा रहे, वह वाक्य का सब्जेक्ट होता है। ठीक है? ये पहला नियम है सब्जेक्ट को पहचानने का। हिंदी वाक्य में जिस शब्द के साथ ने चिन्ह लगा रहेगा वही वाक्य का क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। है ना? तो ये पहला नियम को हम लोग याद रखेंगे। इसी तरह का 2 और 3 नियम और हैं। वो नियम यदि आपको आ जाएगा तो आप सब्जेक्ट को पहचान लेंगे, सब्जेक्ट को चूज कर लेंगे, और सब्जेक्ट चुनने के बाद हम लोग काउंटिंग से उसका ट्रांसलेशन बना लेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई कि जिस शब्द के साथ ने चिन्ह लगा हुआ रहेगा वही क्या होगा? वाक्य का सब्जेक्ट होगा। कोई वाक्य दिया हुआ, जैसे यहाँ पे मैं एक लिख भी रहा हूँ, जैसे में आप लोग देख सकते हैं, राम ने रावण को मारा। रावण को मारा। अब देखिए कि कहेंगे कि भाई इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? तो हमने ऊपर में बताया कि जिस शब्द के साथ ने चिन्ह लगा रहेगा वही वाक्य का सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ ने चिन्ह किसके साथ लगा हुआ है? राम के साथ लगा हुआ है। तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। देख रहे हैं आप लोग, मैंने दूसरा नियम लिखा है कि जब हिंदी वाक्य में है, हैं, हो, था, थे, थी या हूँ लगा रहे तो इन क्रियाओं के ठीक पहले आने वाले शब्द को इनके साथ मिलाकर कौन लगाकर प्रश्न करेंगे। क्या लगाकर प्रश्न करेंगे? कौन लगाकर प्रश्न करेंगे, और प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? देखिए बहुत ही आसान शब्दों में मैंने लिखा है कि जब हिंदी वाक्य में है, हो, था, थे, थी, हूँ लगा रहे तो इन क्रियाओं के ठीक पहले आने वाले शब्द को इनके साथ मिला देंगे, और मिला करके हम लोग क्या करेंगे? कौन लगाकर प्रश्न करेंगे, और प्रश्न करने पर जो उत्तर आएगा वही वाक्य का सब्जेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यदि मैं यहाँ लिखूँ राम के
पिताजी ईमानदार हैं, ईमानदार हैं। तो हमने क्या कहा था, अब थोड़ा सा गौर कीजिए कि हमने कहा था कि वाक्य में यदि है आ जाए, हैं आ जाए, हो आ जाए, था थे थी या हूँ आ जाए, तो उसके ठीक पहले वाले शब्द, तो यहाँ है के पहले कौन सा शब्द है, ईमानदार। इस दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे। और मिलाने के बाद हम लोग इसमें कौन लगाकर प्रश्न करेंगे। क्या लगा के प्रश्न करेंगे, कौन। कौन लगाकर जब प्रश्न करेंगे तो क्या प्रश्न होगा, कौन ईमानदार है। तो यहाँ देखिए, राम ईमानदार है या उसके पिताजी ईमानदार है, उत्तर क्या आएगा, कौन ईमानदार है, उत्तर क्या आएगा, राम के पिताजी। पिताजी उत्तर आएगा कि राम आएगा उत्तर, पिताजी आएगा उत्तर। तो कौन लगाने पर प्रश्न का उत्तर क्या आया है, पिताजी। इसलिए इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पिताजी हो जाएगा। तो क्या सब्जेक्ट को पहचानने में कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है। इस तरीके से यदि बड़ा से बड़ा वाक्य भी आपके सामने आएगा तो आप इस तरह से कौन लगाकर प्रश्न करेंगे और आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, और वही उत्तर क्या हो जाएगा, वाक्य का सब्जेक्ट होगा। नहीं, इस तरीके से हम लोग किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं आसानी से। चलिए, तो अब हम लोग ठीक इसके बाद के नियम को जानने का प्रयास करेंगे। मैंने बताया कि 4 नियम मैं बताऊंगा। कितने, 4। ये 2 हो गए हैं, 2 और नियम मैं बताता हूँ। उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन को काउंटिंग के द्वारा कैसे बनाते हैं ये भी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो हम लोग तीसरा नियम को देखते हैं कि तीसरा नियम क्या है। तो तीसरा नियम मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब हिंदी वाक्य में, जब हिंदी वाक्य में कई शब्द कारक चिन्हों के साथ, कारक चिन्हों के साथ हो तो जब हिंदी वाक्य में कई शब्द कारक चिन्हों के साथ हो तो अंतिम शब्द जो बिना किसी चिन्ह का हो, बिना किसी चिन्ह का हो, वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट होता है। देखिए, हमने क्या लिखा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब हिंदी वाक्य में कई शब्द कारक चिन्हों के साथ हो तो अंतिम शब्द जो बिना किसी चिन्ह का हो, यानी अंतिम शब्द ऐसा आएगा जिसमें कोई कारक चिन्ह नहीं होगा, तो वही वाक्य का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री की ईमानदारी चर्चित है, चर्चित है। देखिए, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं तो बिहार पहला शब्द है, इसके साथ के लगा हुआ है। उसके बाद है मुख्यमंत्री, तो उसके साथ की लगा हुआ है। और यहाँ अंतिम शब्द ईमानदारी आ रहा है जिसमें कोई चिन्ह नहीं है, तो ये ईमानदारी ही इस वाक्य का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
ये एक तरीका ये भी है। अब इसको हम लोग इससे पहले वाले दूसरा नियम जो हमने बताया था कि है कि पहले जो शब्द है उसको मिलाकर कौन लगाकर प्रश्न करेंगे तो भी इसका आंसर आपको वही आएगा। देखिए कौन चर्चित है, तो बिहार के मुख्यमंत्री की ईमानदारी चर्चित है। कौन चर्चित है? तो ईमानदारी। ये बिहार नहीं चर्चित है, मुख्यमंत्री भी चर्चित नहीं है, तो चर्चित है क्या? ईमानदारी। तो इस तरीके से भी ये ईमानदारी सब्जेक्ट हो जाता है। या इस तरीके से भी हम लोग देखेंगे तो बिहार के साथ के लगा हुआ है, मुख्यमंत्री के साथ के लगा हुआ है, तो ईमानदारी बिना चिन्ह का आ गया है, इसलिए ये ईमानदारी क्या हो जाएगा? वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं तो इस तरीके से भी हम लोग वाक्य का सब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला नियम हम लोग देख लेते हैं। अंतिम नियम है कि हमने क्या लिखा है कि जब हिंदी वाक्य के शब्दों के साथ ने चिन्ह को छोड़कर अन्य कोई चिन्ह आ जाए, कारक का चिन्ह है ना जी, 8 कारक है ना हिंदी में, 8 कारक में जो है सबका चिन्ह है ना चिन्ह, तो ने चिन्ह को छोड़कर बाकी कोई भी चिन्ह यदि आ जाएगा शब्द के साथ तो वह शब्द जो है वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होगा। ये याद रखेंगे हम लोग, ये वाक्य का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, उसको छोड़कर ही कोई शब्द वाक्य का सब्जेक्ट होगा। इस चीज़ को भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वाक्य में सब्जेक्ट को पहचानना सीख गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ कर के हमारा जो टॉपिक था ट्रांसलेशन बाय काउंटिंग, अब इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरह से हम लोग काउंटिंग के द्वारा ट्रांसलेशन बनाते हैं। चलिए देखिए, एक बच्चे का कहना है कि इसका सर उदाहरण भी दिया जाए, तो चलिए मैं उदाहरण दे देता हूँ। इससे पहले हमने एक वाक्य लिखा था कि बिहार के मुख्यमंत्री की ईमानदारी चर्चित है। तो हमने क्या कहा इस नियम में, थोड़ा सा देखिए इसको, कि हमने कहा कि ने चिन्ह को छोड़कर कोई चिन्ह यदि शब्द के साथ आ जाता है तो वह वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होगा। यहाँ देखिए बिहार के साथ के चिन्ह लगा हुआ है, तो ये बिहार जो है सब्जेक्ट होगा? नहीं होगा। मुख्यमंत्री के साथ की लगा हुआ है, तो क्या ये सब्जेक्ट होगा? ये भी नहीं होगा, नहीं ना होगा जी। तो अब बचा क्या? जो बिना चिन्ह का है वही ना सब्जेक्ट होगा, तो ये होगा सब्जेक्ट हमारा, है ना। यही इसका उदाहरण है कि कोई भी चिन्ह यदि आ जाए, ठीक है, तो वह वाक्य का सब्जेक्ट नहीं होगा। यही हम कहना चाह रहे हैं इसके द्वारा, ठीक है। तो इसका उदाहरण भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब हम लोग आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, ठीक है। अब ट्रांसलेशन हम लोग बनाने के लिए देखते हैं कि किस तरह से हम काउंटिंग के द्वारा ट्रांसलेशन बनाते हैं। अभी मैंने लिखाया था, एक वाक्य लिखाया था, बिहार के मुख्यमंत्री की ईमानदारी चर्चित है, ठीक है। तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट चुनेंगे। सब्जेक्ट चुनने के लिए मैंने 4 नियम तुम लोगों को बताया है। हाँ, क्या कहना है बोलो? हाँ, रेप होगा, ठीक, बहुत अच्छा। चलिए, ये मेरे मिस हो गया मुझसे। चलिए देखते हैं। 4 नियम मैंने बताया सब्जेक्ट को पहचानने का। नहीं, पहला मैंने बताया था कि ने चिन्ह लगा हुआ रहेगा तो वह वाक्य का सब्जेक्ट होगा। इसमें किसी में भी ने चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो उस नियम को हम लोग छोड़ देंगे। दूसरा नियम कहता है कि है से पहले यदि कोई शब्द है तो उसको मिला देंगे। अब देखो, इसको भी नहीं मिला देंगे,
हमने कहा ठीक पहले जो शब्द है, पहले उससे पहले ढेर सारा शब्द होगा, लेकिन हमने कहा कि ठीक पहले, तो है से ठीक पहले है कौन चीज़? चर्चित। तो चर्चित को है के साथ हम लोग मिला देंगे। मिला करके यहाँ हमने क्या करेंगे? कौन लगाकर प्रश्न करेंगे। क्या करेंगे? कौन लगाकर प्रश्न करेंगे। तो कौन चर्चित है, प्रश्न क्या बनेगा? कौन चर्चित है, कौन चर्चित है। तो उत्तर क्या आएगा? थोड़ा सा देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री की ईमानदारी, क्या आएगा? ईमानदारी आएगा। क्या आएगा? उत्तर क्या आएगा? ईमानदारी। क्या आएगा उत्तर? ईमानदारी। तो जो उत्तर आएगा उसको हमने क्या कहा था? सब्जेक्ट। ठीक है। तो ये चुनने के बाद आइए अब हम लोग किस तरह से काउंटिंग करते हैं और तब हम इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो ये उत्तर आया था, तो जो उत्तर आएगा उसको हम लोग काउंटिंग में 1 नंबर डालेंगे। कितना? 1 नंबर। उसके बाद उसके पीछे आएंगे और जितना कारक चिन्ह होगा उसको हम लोग अलग नंबर देंगे। बाबू बातचीत मत करो। उसको क्या करेंगे? अलग नंबर देंगे। तो ये 2 नंबर हो गया। उसके बाद जो शब्द है उसको 3 नंबर देंगे। ठीक है। क्या करेंगे? 3 नंबर दिए। फिर कारक का चिन्ह आ गया तो इसको अलग नंबर देंगे 4 और ये 5। इस तरह से हम लोग काउंटिंग करते हैं। ये क्या किए जी? काउंटिंग किए ना जी, हैं? अब जब इधर खत्म हो जाएगा तब हम लोग आएंगे अंतिम में। ये जो क्रिया है उसको अलग नंबर देंगे। तो यहाँ 5 नंबर दिए थे, तो अब यहाँ पे क्या देंगे? 6 नंबर। उसके बाद फिर पीछे आएंगे, ये शब्द बचा हुआ है इसको हम लोग 7 नंबर देंगे। क्या? तो काउंटिंग हमने कर लिया। अब देखिए काउंटिंग हो गया तो ट्रांसलेशन बन गया। अब कैसे बन जाएगा? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर से प्रत्येक शब्द का अंग्रेजी लिखना शुरू करेंगे। तो ईमानदारी का अंग्रेजी क्या होता है? ऑनेस्टी होता है। ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, ईमानदारी ऑनेस्टी हो गया। ठीक है। तो ऑनेस्टी। उसके बाद क्या है? की। तो की का अंग्रेजी क्या देंगे? ऑफ। उसके बाद क्या है? मुख्यमंत्री। तो इसका अंग्रेजी क्या देंगे? चीफ मिनिस्टर। उसके बाद क्या है? 4 नंबर में के का क्या देंगे? ऑफ। उसके बाद क्या है? बिहार। यहाँ पर एक चीज़ हम लोग याद रखेंगे, ऑफ से पहले जो शब्द आवे उसके पहले हम लोग दी लगा देंगे। यहाँ भी ऑफ है, ऑफ से पहले चीफ मिनिस्टर है तो यहाँ भी दी लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ तक का अंग्रेजी हमने लिख लिया। अब कहाँ जाएंगे? 6 नंबर पे। 6 नंबर में क्या है का अंग्रेजी क्या देंगे? इज। और उसके बाद क्या है? चर्चित। तो चर्चित का अंग्रेजी जो होगा वो हम लोग डाल देंगे। ठीक है। तो चर्चित का अंग्रेजी हम लोग पॉपुलर डालेंगे। ठीक है। क्या डालेंगे? पॉपुलर। तो इस तरीके से देखिए ये ट्रांसलेशन बनके तैयार हो गया। काउंटिंग के द्वारा ट्रांसलेशन हमारा बनके तैयार हो गया। नहीं जी? कोई दिक्कत है इसमें? और इसमें कोई गलती होने की संभावना बचेगी? नहीं बचेगी। देखिए ये 1 नंबर हमने डाला था, ये 2 नंबर डाला था, ये 3 नंबर, ये 4, ये 5 और 6 और 7 तक हमने काउंटिंग किया और हमारा ट्रांसलेशन बन करके तैयार है। तो है ना ये आसान जी? कोई दिक्कत है इसमें समझने में? अब इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं इसको। बन जाएगा? कोई दिक्कत है? ये क्या नया कॉन्सेप्ट है? ऐसा कॉन्सेप्ट इससे पहले आप लोग पढ़े थे? इससे पहले ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े थे। ये नया कॉन्सेप्ट हमने लाया है कि किस तरह से ट्रांसलेशन को आसान तरीके से हम लोग बना सकते हैं। नहीं, अंग्रेजी से जिसको डर लगता है उसके लिए हमने ये नया लॉजिक, नया ट्रिक,
नया विधि अपनाया है ताकि तुम लोगों को अंग्रेजी से डर नहीं लगे। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि ये आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद।